हेलो गाइस, वेलकम टू सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर, जो सिक्स्थ चैप्टर है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा है ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कम्स अंडर कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि सिक्योरिटी कैसी होती है, जिसमें नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल नोशंस को हमने देखा। आज जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो क्या है, ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में देखे थे। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस में इसमें क्या पॉलिटिक्स है। आपको सुन के एक हैरान होगी कि ये क्यों है। बेसिकली ये तो बायोलॉजी में या सम अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ाने की चीज़ होगी, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा कैसा हुआ, तो ये समझते हैं आज के क्लास में हम। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो गया है, और ऐसे चंद इश्यूज हैं जो एक कंट्री सिर्फ वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है। तो ऐसे में ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता है, इसीलिए हम इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाहिए और इसीलिए ये आपके सिलेबस में है। अगर हम आज देखेंगे इसका ओवरव्यू अगर देखेंगे तो इसमें पहली चीज़ है कि एनवायरनमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम देखने वाले हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका रिलेशन कैसा है। दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो 1960 से हुए हैं, क्या क्या नो अग्रीमेंट्स क्या क्या साइन हुए, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। और तीसरी चीज़ है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ओके, ग्लोबल कॉमन्स, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या हैं ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर इसके बाद देखेंगे तो इंडिया का स्टैंड क्या है ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज में, और जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेस कंपटीशन, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है रिसोर्सेस को कंबाइन करने में, यानी कि कॉम्पीट करने, उसे लेने में डिफरेंट कंट्रीज क्या कंपटीशन कर रही है, और फाइनली इंडिजेनियस पीपल के व्यूज़ क्या हैं। तो आज के क्लास में आपको मैं ये तीन चीज़ों को बोलूँगा, और कल के क्लास में वी विल गो विद व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड और जियो पॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्स कंपटीशन और इंडिजिनियस पीपल्स वॉइस, कल के क्लास में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले के एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो आज अगर दुनिया भर में देखेंगे तो जो खेती बाड़ी करने की ज़मीन जो है वो श्रिंक होते जा रही है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज राइजिंग, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रहा है, वो श्रिंक होते जा रहा है, वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, बल्कि कॉन्क्रीट लैंड्स बिल्डिंग्स वगैरह ये आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर सिटी अर्बनाइजेशन हो रहा है, और जो है विलेजेस वगैरह कम होते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ तो कैसा इंसान कैसा जी पाएगा। तो इसीलिए ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो जाता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ ज़मीन का मुद्दा नहीं है, अगर ग्रास लैंड्स भी कम हो रहे हैं, और फिशरीज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है। जितना फिशरीज़ में जितना महसूल हो रहा था उतना आज नहीं हो पाता, और वाटर बॉडीज़ में भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक्सटेंसिव टॉक्सिकेशन हो गया है। हम अच्छा जान सकते हैं इंडिया में वगैरह कैसा है। देखिए बहुत सारे रिवर्स हमारे कितना प्रॉब्लम्स हो गया है, वहाँ पर पोल्यूशन कितना हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। ये इंडिया की बात है, लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड में भी देखेंगे तो ओशन में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेशन हो रहा है, ऑयल स्पिल होने से बहुत सारे सीज में ये प्रॉब्लम होती है। तो कभी एक शिप अगर ऑयल की शिप कुछ डैमेज हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ का पूरा फिशरीज पूरा ओशन ख़राब हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आज इंसान झेल रहा है। तो बेसिकली ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता। अगर हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 का, तो यूएन कहता है कि 663 मिलियन पीपल डेवलपिंग कंट्रीज में जिनको सेफ वाटर नहीं मिलता। तो इतनी बड़ी तादाद लोग हैं जिनको पीने का पानी सही से नहीं मिल रहा है, पाक साफ पानी नहीं मिल रहा है। 663 मिलियन, ये 2016 की रिपोर्ट है। 2.4 बिलियन लोगों को सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है, मतलब उनके पास टॉयलेट नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। हर एक साल ये पीने का पानी नहीं रहने से, टॉयलेट फैसिलिटी वगैरह नहीं रहने से तकरीबन 30 लाख बच्चे हर एक साल मरते हैं। तो ऐसा एक सिचुएशन में बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सब लोगों को मिलके काम करना पड़ता है। नॉट अ सिंगल कंट्री अलग जाके ये काम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, इसीलिए ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता है, ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स। होप यू अंडरस्टैंड। अगर देखेंगे दूसरी चीज़ नेचुरल फॉरेस्ट, अभी हाल में अगर हम देखेंगे तो कैलिफोर्निया में, यूएस में जो फॉरेस्ट फायर आया था, ऐसा ही इससे पहले कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज में नेचुरल फॉरेस्ट
यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हुआ है और उसका डायरेक्ट ताल्लुकात किसके साथ है, उसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ एक ताल्लुकात है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग में कोई एक कंट्री को हम नहीं बोल सकते, बेसिकली सब कंट्रीज इसमें रोल प्ले करते हैं। कार्बन एमिशन हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल तो डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज सब लोगों का भी इसमें योगदान हो रहा है, कार्बन एमिशन तो हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ओके, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना और ये एग्रीकल्चर लैंड को श्रिंक होने से बचाना, ये सब चीज़ें आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इट इज़ कंटिन्यूइंग। तो बायोडाइवर्सिटी अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है अमेज़न फॉरेस्ट ही श्रिंक हो रहा है, दूसरे का ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हिमालयास में क्या हो रहा है, अंटार्कटिका का आइस घुल रहा है, आर्टिक सर्कल में वहाँ पर भी ये कम हो रहा है। तो ऐसे में पोलर बियर्स को क्या है, नहीं मिल रहा है उनको अपना हैबिटेट। तो ये सब प्रॉब्लम्स बेसिकली रहने से इसमें कोई एक देश योगदान नहीं है, इसमें सब लोगों का हाथ है। तो इसीलिए ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाता है। होप आपको समझने आ गया रहेगा कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसी के एनवायरमेंटल कंसर्न्स को, तो ओजोन लेयर जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इंडिया के ये दुनिया भर में आप जानते हैं कि ओजोन वो लेयर में डिप्लीशन हुआ है, तो ये रियल डेंजर है और इसमें बेसिकली ये कार्बन एमिशन होने से हो रहा है। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम में, तो ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल जोन्स में रहने से बेसिकली मैराइन जो ये होता है वो सब वहाँ पर पोल्यूशन हो जाता है प्लास्टिक यूज़ करने से। तो ये सब क्वालिटी ऑफ मैराइन एनवायरनमेंट यहाँ पर डिटेरियोरेट होता है। और एक चीज़ अगर हम देखेंगे ऐसा ही एनवायरमेंटल कंसर्न, तो इसमें दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि आप देखेंगे गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट इसमें ये नहीं कर सकती है, बहुत सारे गवर्नमेंट मिलके काम करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इसीलिए इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाता है। नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुली, हेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, जैसा कि ओजोन हो गया, ओके, एग्रीकल्चर लैंड श्रिंक होने का हो गया, पोल्यूशन हो गया, और आपके ओशंस में प्रॉब्लम होने का हो गया। तो ये सब चीज़ें बेसिकली रहने से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए हैं, जिसे एक देश प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। अभी एक इंटरेस्टिंग और एक मुद्दा है कि ये एनवायरनमेंट के इश्यूज किसने बनाया, देखने का और एक तरीका ये है कि हु कॉज दिस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, किसने ये डिग्रेडेशन में सबसे बड़ा योगदान किया है, ये भी एक देखने का नज़रिया है। सब कंट्रीज़ को नहीं बोल सकते, जैसा कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड ही नहीं हो गया, जिसमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो देश को आप क्या नहीं बोल सकते, उसे ही आप जुर्माना नहीं लगा सकते। बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, ग्लोबल नॉर्थ जो है, यूएस आ जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं, यहाँ से ही बहुत सारा लास्ट 50-60 ईयर्स 70 ईयर्स और 100 ईयर्स का भी हिसाब ले लें तो यहाँ से ही कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा जगह हैं, और इसी से ओजोन लेयर में डिप्लीशन वगैरह हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह शुरू हुआ है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि किसने ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में सबसे बड़ा योगदान किया है और कौन उसका प्राइस पे कर रहा है। अगर देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग होने से पानी जो ऊपर आ रहा है, तो आइलैंड नेशंस पहले डूब रहे हैं, मालदीव्स को प्रॉब्लम है, इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स को प्रॉब्लम है, ओके। तो किसको ये प्राइस पे करना पड़े और कौन है इसका रेस्पॉन्सिबल, और ये इशू को सॉल्व करने में किसका योगदान ज़्यादा होना चाहिए, ये अलग एक मुद्दा है ये प्रॉब्लम्स को देखने का। द क्लब ऑफ रोम एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसने एक बुक 1972 में पब्लिश की, उसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। ये सवाल CUT UG में पूछ चुका है कि ये कौन सी किताब है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करती है, CUT का सवाल है। तो आप याद रखें लिमिट्स टू ग्रोथ एक बहुत अहम बुक है, बिकॉज ये बुक आने के बाद दुनिया भर में इसके ऊपर चर्चा हुई है, एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा हुई है, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिस्सा बनने में ये लिमिट्स टू ग्रोथ किताब ने बहुत अहम योगदान प्ले किया है। इसने क्या बोल रहा है बेसिकली, इसमें यह बोला गया कि डिप्लीशन ऑफ द एर्थ्स रिसोर्सेस अगेंस्ट द बैंकरप्ट ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक तरफ आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपके रिसोर्सेस कम हैं, तो ये कैसा होगा। तो बेसिकली इसी के ऊपर ये लिमिट्स टू ग्रोथ किताब बात की है। और याद रखें वो बुक 1972 में पब्लिश हुई, और किसने पब्लिश किया, क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश किया। कोई एक सवाल इसके रिलेटेड आ सकता है। सिंस देन द एनवायरनमेंट हैज एमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट इश्यू इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब नेक्स्ट जाते हैं हम रियो समिट को।
रियो समिट 1992 में हुआ था। ये फर्मली कंसोलिडेटेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, रियो समिट जो 1992 में हुआ था उसका थीम क्या था? बेसिकली उसका थीम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर था। और रियो कहाँ है? रियो डी जेनेरो ब्राजील का कैपिटल है, और यहाँ पर जून 1992 में हुआ था। ये समिट को एर्थ समिट भी बोला जाता है। सवाल आ सकता है सीयूटी में आपको कि रियो का जो समिट है उसे क्या नाम दिया जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एर्थ समिट या क्लाइमेट समिट या कुछ दूसरा नाम भी दिया सकते हैं। याद रखें कि आंसर है उसका एर्थ समिट। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट के रेट है? मोर देन 170 स्टेट्स और एनजीओस और मेनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सवाल आ सकता है। अब देखिए, ये 1992 में रियो समिट हुआ था, लेकिन इससे पहले 1987 में वुडलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट पब्लिश होती है 1987 में, जिसमें बोला गया कि द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वे आर नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, ये जो पॉल्यूशन करके हमारा जो ग्रोथ बढ़ा रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब इंसान के लिए बेहतर नहीं है, इससे लॉस हो रहा है। तो ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट में बोला गया था? ये सवाल आ सकता है। रिपोर्ट का नाम है ब्रटलैंड रिपोर्ट और ये 1987 में आई थी। तो ये जो क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सवाल मैच द फॉलोइंग ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लिख के याद कर लीजिए। तो 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आया था और 1992 में रियो समिट होता है, जिसका दूसरा नाम है एर्थ समिट। ठीक है, तो व्हाट इज दिस रियो समिट? रियो समिट में देखा गया कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ये जो एनवायरनमेंट इश्यूज को देखने का नजरिया अलग अलग है। ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ ये देख रहा था, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, तो ये देखते थे कि इसका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है ग्लोबल वार्मिंग का वगैरह, सब लोग उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन करना है। तो ये था इनका नजरिया देखने का, ग्लोबल नॉर्थ। वेराज ग्लोबल साउथ, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये कहते थे ये भाई ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आज का जो लॉस हुआ है एनवायरनमेंट में, इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इसमें बड़ा योगदान ऐसा इनका कुछ नहीं है। बेसिकली थर्ड वर्ल्ड तो अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड ही नहीं हुआ, तो इनका बहुत कम से कम ही लॉस इन्होंने किया है, तो इसीलिए इक्विटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। ये थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर देखने का नजरिया था। तो इसके ऊपर बेसिकली रियो समिट में बहस होती है। ठीक है, तो रियो समिट प्रोड्यूस कन्वेंशंस डीलिंग विद कौन से मुद्दे पर रियो समिट बात किया? अगर हम देखेंगे तो वो था क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट्री, ये तीन टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात किया। और एजेंडा एक बनाया गया रियो समिट में जिसका नाम है एजेंडा 21। ठीक है, ये नंबर याद रख लीजिए, एजेंडा 21। आपको ऑप्शंस में दूसरे नंबर्स भी डाल के कंफ्यूज किया जा सकता है। तो रियो समिट का जो एजेंडा था उसका नाम है एजेंडा 21। ठीक है, और उसमें कंसेंसस आया और फाइनली रियो समिट में ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि हमको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करना है, इसको हम इकोलॉजी के साथ मिला के, एनवायरनमेंट के साथ मिला के देखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बेसिकली इकोनॉमी को डेवलप करना है, जीडीपी को बढ़ाना है करके हम एनवायरनमेंट को ऐसा ही लॉस नहीं करेंगे, तो इसे हम देखेंगे। तो ये था नज़रिया रियो समिट में फाइनली डिसीजन लेने का, और इसी का नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, इट वाज बेस्ड ऑन। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि एजेंडा 21 को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये क्रिटिसिज्म कि ये एजेंडा बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में है। तो ये जाहिर सी बात है कि दे आर पावरफुल, तो उनके बेसिकली फेवर में इकोनॉमिक ग्रोथ में ये एजेंडा था करके एक क्रिटिसिज्म भी उठता है। तो ये था रियो समिट। अब देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। ये व्हाट इज दिस ग्लोबल कॉमन ऑल अबाउट? चंद चीज़ें ऐसे हैं जिसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, फॉर एग्जाम्पल ओशन। तो इसमें किसी का सॉवरेन पावर ये नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर कंट्री ले लें, इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, ए पॉलिटिकल एंटिटी वेयर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो एक बेसिकली एक गवर्नमेंट है इंडिया की, तो ये सॉवरेन कंट्री है, कोई बाहर से हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हमारी ज़मीन को छीन नहीं सकता, ग्लोबल कॉमन्स के हिस्से में नहीं आती। व्हाट अबाउट ओशन, व्हाट अबाउट स्पेस, व्हाट अबाउट अंटार्कटिका जहाँ पर लोग ही नहीं हैं? ओके, तो बेसिकली ये सब चीज़ों को ग्लोबल कॉमन के एक टर्मिनोलॉजी के अंदर लेके आते हैं। तो ग्लोबल कॉमन के रिलेटेड भी एक सवाल आपको पूछा जा सकता है। सो ये एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है इसमें बहुत कम सवाल आ सकते हैं, तो वी कैन इजीली गेस
ठीक है। तो गेसिंग करके आप ये रियो समिट कब हुआ था, ओके, ऐसे ये बुक का नाम जो है, और ऐसा ही ये जो मैं कह रहा हूँ ग्लोबल कॉमन्स के एग्जांपल्स, ये सब आप देखेंगे तो ज़रूर एक दो सवाल आप इजीली इसमें आंसर कर सकते हैं। ए कॉमन रूम, ए कॉमन सेंटर, ए पार्क और रिवर, ये सब एक ग्लोबल कॉमन्स में आ सकता है। आज अगर देखेंगे तो आज के रियलिटी में अगर कंटेम्परेरी वर्ल्ड में देखेंगे तो एर्थ का एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, ये सब ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है, ठीक है। ग्लोबल कॉमन को अगर दूसरे लफ्जों में बोले तो रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस करके भी इसे बोला जाता है। याद रखें ग्लोबल कॉमन्स और दिस प्लेसेस वेयर दोज प्लेसेस वेयर देयर इज नो सॉवरेन जुरिडिक्शन, यहाँ पर आउटसाइड द सॉवरेन जुरिडिक्शन है, कोई स्टेट का कब्जा नहीं है, तो उसे ग्लोबल कॉमन बोला जाता है, ओके। अच्छा, एक ग्लोबल कॉमन को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि एर्थ का एटमॉस्फेयर, एग्जाम्पल देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। अगर गंगा में प्रॉब्लम है, गंगा में तो पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसका सॉल्व करने का किसकी जिम्मेदारी है? इंडियन गवर्नमेंट की है, ठीक है। कोई यूएस या चाइना, नोबडी अदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इसमें तो इंडिया की ही जिम्मेदारी है, ये इजीली हम किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोल दे सकते हैं। लेकिन अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर आउटर स्पेस में ये ज़्यादा हो रहा है, जो हमारे सैटेलाइट्स जाके उसका जो डस्ट ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर वेस्ट, आप जानते हैं कि कितने हज़ारों लाखों सैटेलाइट्स जो है आउटर स्पेस में फिर रहे हैं, उसका काम तो हो गया, लेकिन आज वो पोल्यूशन बन के वो ये स्पेस में है। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? तो बेसिकली ग्लोबल कॉमन्स में जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बोलना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। इंडिया के गंगा की रिवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडियन गवर्नमेंट है, और जो स्टेट्स में वो फ्लो होती है वो गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल कॉमन्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो एक मसला हो जाता। तो यहाँ पर कोऑपरेशन लाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अंटार्कटिका को हमने ये करने के लिए उसे अंटार्कटिका इज नथिंग बट टोटली एक आइलैंड ये है जो आइस से भरा हुआ है, कॉन्टिनेंट है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर वाज सो मेनी एग्रीमेंट साइंड। 1959 का अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, 1991 में अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ। ये सब एक सवाल में आ सकता है, जैसा कि आपको मैंने बोला ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आया, ऐसा सवाल हो सकता है। तो आप ये याद रखें 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ, 1987 में मॉन्ट्रियल ट्रीटी हुआ, और 1991 में अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। अब ऐसा ही है, आउटर स्पेस का मसला भी है, लेकिन आउटर स्पेस में देखिए ये तो मसला है ही है। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो कोई ये आके गिर गया तो कहाँ पर आके गिरेगा, किसको नुकसान होगा, ये जो ख़त्म हो गए, जो वेस्ट हो गए सैटेलाइट्स, अगर वो आके गिरते हैं या कोई दूसरे के साथ टकरा देते हैं तो लॉस किसे होगा, तो मसला होता है। ये ग्लोबल कॉमन का तो हिस्सा है, लेकिन क्या इसमें हम ग्लोबल साउथ को रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं क्या? देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के बहुत सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने आज तक अपना खुद कोई सैटेलाइट ही नहीं भेजा, दूसरे कंट्रीज के साथ ही मिलके भेज रहे हैं। वेराज डिफरेंट कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वो अलग ही बात है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स जैसी इलॉन मस्क की कंपनी सैटेलाइट्स भेज रही है, रॉकेट्स भेज रही है। तो ऐसा एक तरफ डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है, दूसरे तरफ बहुत गरीब कंट्रीज भी हैं। तो ये ग्लोबल कॉमन्स में रहने के बावजूद यहाँ पर यह होता है कि ये आउटर स्पेस के इसमें अगर हम देखेंगे कि वो ग्लोबल नॉर्थ का पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस इसका ज़्यादा होता है। यहाँ पर याद रखें कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजता है, और ग्लोबल साउथ जो है कंपैरेटिवली बहुत कम स्पेस ये भेजता है सैटेलाइट्स। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ थे, तो इसीलिए ये मुद्दे में बात करके कोई डिसीजन लेना मुश्किल होता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये इसके बाद जो मसला आता है, तो ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करें। तो लोगों को पता चल गया, ठीक है भाई यही है ग्लोबल कॉमन्स में, तो आउटर स्पेस आएगा, ओशंस आएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर आएगा, ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली गई। लेकिन सब कंट्रीज़ को एक ही तरीके से डिसीजन ये लेना तो वो मुश्किल था, तो वो लोगों ने, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, थर्ड वर्ल्ड ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो फाइनली इसके बाद एक फ्रेमवर्क बनता है जिसे कॉमन बट
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके बोला जाता है। यानी कि ये तो ग्लोबल कॉमन्स हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग रहेंगी। मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बजट में उनको ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, उनको कार्बन एमिशन को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। बल्कि द डेवलपिंग कंट्रीज जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। तो ये है इसका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है दे वांट एवरीवन टू इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड ने ऐसा ही सोचा कि प्रॉब्लम सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है बताया गया, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज के हाथ से ही ज़्यादा हुआ है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। तो अनडूइंग द डैमेज, डैमेज जो हुआ है, जैसा कि आर्टिक सर्कल में या अंटार्कटिक में जो हो रहा है, आइसबर्ग्स जो घुल रहे हैं, ओके, या ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ही बहुत ज़्यादा इसके लिए काम करना है। तो ये बोल सकते हैं हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये बोला प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा है, तो डेवलप्ड कंट्रीज ये बोलने लगे बेसिकली कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनको भी इंडस्ट्रीज को कम करो, कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, ये बोलने लगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा ही नहीं हुआ, वी आर जस्ट इन अ फर्स्ट स्टेज, तो आप लोग कम कीजिए, हमको मत बोलिए। तो बेसिकली ये था यहाँ पर एक मुद्दा जो बहस हो रही थी कि प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा बहुत कम है, ठीक है, इसे आप सेम रेस्ट्रिक्शंस मत डालिए कि आपको इतना एमिशन नहीं करना, इतना परसेंटेज कम करो, ये हमें मत बोलिए, बिकॉज हमारा अभी हम डेवलप हो रहे हैं करके ये डेवलपिंग कंट्रीज ने, थर्ड वर्ल्ड ने बोल दिया। तो द स्पेशल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ये बोला गया। बेसिकली रियो समिट में ये बहुत मुद्दा हुआ और इसे एक्सेप्ट भी किया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो राय है उसे मानी जाए कि डेवलपिंग कंट्रीज को उनका डेवलपमेंट के लिए उनको अलो किया जाए, सेम कंडीशंस जो डेवलप कंट्रीज के ऊपर लगेंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी नहीं लाए। सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड को हम अगर हम दूसरे लफ्ज में बोलेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज बोल सकते हैं, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज को हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नजरिए को मान लिया गया। दिस आर्ग्यूमेंट वाज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन एर्थ समिट में 1992 में हुआ, और इसी को कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। 1992 में इसके बाद अगर देखेंगे सेम टाइम यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये बनाया गया। पार्टी शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये बोला गया कि आपको क्लाइमेट चेंज को कम करने के सब लोग को, पार्टीज को काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, बजट अलोकेट करना पड़ेगा, उतना कार्बन एमिशन को कम करने में आपका योगदान ज़्यादा होना है। तो ये बोला गया, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ दे ली गई कि चाइना, इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को, इन सबको ये क्योटो प्रोटोकॉल से हटा दिया गया, ठीक है। वेयर इज क्योटो प्रोटोकॉल? बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था जापान में। अब देखिए रियो जो समिट है 1992 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली 5 साल बाद 1997 में जापान में हुआ, ओके। कौन से इसके ऊपर डिपेंड हुआ था? वो यूएनएफसीसी। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था, और यहाँ पर इक्विटी को एक्सेप्ट कर लिया गया और चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज को इसमें से हटा दिया गया कि उनको बहुत ज़्यादा क्या नहीं करना है, कार्बन एमिशंस कम करने में इतना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं दिया गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल को करने में उनको यह नहीं किया गया। बेसिकली टारगेट्स को सेट किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो उसे इंडिया, चाइना को हटा दिया गया और डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया, स्ट्रिक्ट टारगेट्स वहां पर अलोकेट किए गए कि ग्रीन हाउस एमिशंस को आप रोक दीजिए। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है आप जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बेसिकली ये गैसेस ही ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, और जो सनलाइट जो है, वो जो गर्मी है सन की, वो वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, ऊपर के लेयर में ही रह जाती है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली इंडिया जो ओवरऑल दुनिया का गर्मी बढ़ती है, और इससे आइसबर्ग्स वगैरह घुलने लगते हैं, ओशन का वाटर लेवल जो है राइज होता है, इससे बहुत सारे आइलैंड्स डूब जाते हैं पानी में, और इससे बहुत बड़ा डाइवर्सिटी के ऊपर भी असर पड़ता है। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट
ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इसके लिए टारगेट कहाँ पर फिक्स किया गया था? इट वाज नॉट रियो समिट 1992, इट वाज क्योटो समिट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जो जापान में हुआ था 1997 में। तो ये ईयर्स आप याद रखिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप। 1992 में क्या हुआ, 1997 में क्या हुआ, 1972 में क्या हुआ, वो जो मैं बुक बोला था तो लिमिट्स टू ग्रोथ, ये बुक 1972 में हुई थी। तो उससे पे तो ये सब चीज़ें आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में समझ लीजिए, ऐसा भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो विद दिस वी कंक्लूड दिस। एंड सेकंड पार्ट, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिजिनियस पीपल का ये क्या है, और ग्लोबल में इश्यूज और क्या है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।